केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किस चीज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जब भी किसी भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कोई एक नया बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द एटॉम्स टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एटॉम के बीच में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर उनका एक नया कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं ऑफ चेंजेस के अकॉर्डिंग, नेमली एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल चेंज। पहले बात कर लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में, कि एक ही एग्जाम्पल में आप जो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है वो देख पाएंगे। जैसा कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, जब ये आइस आपका मेल्ट होता है तो ये फिजिकल चेंज है, यानी कि इसकी जो शेप थी और इसकी जो साइज थी वो आपने चेंज होते हुए देखी, तो इट इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, आयरन में जहां पर ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, रस्ट बन जाती है और इसकी वजह से आयरन जो है वीक पड़ जाता है। इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोल रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन के एटॉम आकर इसके एटॉम के साथ जुड़ गए और इसको कमजोर बना दिया। बात करेंगे अगर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की, तो जो दही बनने की प्रोसेस है, मिल्क से जो आपका कर्ड बन रहा है, ये केमिकल चेंजेस है, यानी कि यहाँ पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थी वो इसके कॉम्बिनेशन को चेंज कर कर्ड में इसको कन्वर्ट कर देती है, तो ये आपका एक केमिकल चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है, इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज में आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है, कि फिजिकल चेंज जो होती है वो टेम्पररी होती है और कुछ ही टाइम के लिए मतलब होती है। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो ये परमानेंट चेंज होती है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट जो है, नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बन रहा। देयर इज ए चेंज इन ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो शेप है, साइज है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और कोई भी सब्सटेंस नया वाला फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह अगर केमिकल की बात करें तो देखिए, केमिकल में हमेशा न्यू सब्सटेंस जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है विथ एंटिटी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो चेंजेस आते हैं। दोनों में भी हो सकते हैं, फिजिकल में और केमिकल में, दोनों प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं अगर ये एक केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज होता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल में और क्या देख सकते हैं, चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ये जो चेंज होता है इसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि ये पेपर का एक टुकड़ा है, आपने इसको मोड़ मारकर कुछ इस शेप दे दिया, इसको आप वापस से इस रिवर्स कर सकते हैं, दूसरे फिर से इसको इसी शेप में ला सकते हैं। लेकिन इस पेपर को आपने अगर जला दिया, फायर दे दी, तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ऐश को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह फिजिकल की बात करें तो ये रिवर्सेबल चेंज होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है एंड सिंपल मेथड के जरिए से। लेकिन केमिकल की बात करें, कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, बाय सिंपल मेथड से ये नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली कैरेक्टर आपको ये याद रखना है कि केमिकल जो है वो इरिवर्सेबल होता है और फिजिकल जो है वो रिवर्सेबल होता है। फिजिकल की और बात करें कि एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी हो सकता है इसमें रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की, वो एब्जॉर्ब कर रहा हो उस चेंज को करने के लिए, या फिर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा हो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। केमिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी आपके सेम हो जाते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हो सकती है या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। Any change that involves chemical change is called a chemical reaction.
तो यहाँ पर हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई भी एक ऐसा चेंज हो रहा है जहां पर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं अगर आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के जरिए से एक्सप्रेस करते हैं। केमिकल इक्वेशन है क्या, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ formulae of reactants and products separate by arrow marks is called a chemical reaction। यानी कि कोई भी ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको फॉर्मूला के जरिए से आपका जो है लिखना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। और इस रिएक्शन को ये एरो मार्क्स के जरिए से जो है मेंशन किया जाता है। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ले लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ क्या करा, रिएक्ट करवा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगी एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हमने एरो मार्क्स में जो है डिनोट किया, और जो प्रोडक्ट मिली है ये आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। यानी कि मैग्नीशियम को हमने जब आग लगाया तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, तो फॉर्मेशन में हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वो ऐश के फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये एक कैसा रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम है और आपका ऑक्सीजन है, इन दोनों को एक एक हम रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट यानी कि वो चीज जो कि दोनों मिलकर एक नया चीज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक एक क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। बात कर लें अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो हमें ये मिला है ये एक प्रोडक्ट हो जाता है। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो नई चीज फॉर्मेशन हुई है उसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS हमेशा होता है। यानी कि मैग्नीशियम के पास अगर मान के चलिए 10 एटॉम है और ऑक्सीजन के पास अगर 5 एटॉम है, तो दोनों मिलकर हमेशा 15 एटॉम ही बनेंगे। तो LHS अगर आपका 10 + 5 होता है तो RHS आपका 15 ही होगा। तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, वरना कोई भी रिएक्शन जो है आप इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा ये चीज भी हम पढ़ेंगे कि LHS इक्वल टू RHS कैसे निकालना है। देखिए, और एक एग्जांपल यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को फिर से दर्शाया गया है कि मैग्नीशियम को हम लिख देते हैं Mg। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Mg। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बना इसका फॉर्मूला क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको, ये आपके रिएक्टेंट हो गए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और LHS इक्वल टू आपका RHS यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हम कैसे पता लगाएंगे कि RHS इक्वल टू LHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर आ जाते हैं कि कैसे इस चीज को प्रूव करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग इक्वेशन। इस चीज को, RHS को LHS के साथ इक्वल करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है क्या, देखिए, सेम नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS in the reactants and RHS as the product for the equation। यानी कि LHS जो कि रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के साथ, RHS के साथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ एटॉम। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे इस चीज को किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, मैग्नीशियम कितने मैग्नीशियम है तो कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब एक ही मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितना है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। तो क्या ये एक बैलेंस इक्वेशन है? देख लेते हैं, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, लेकिन प्रोडक्ट में तो एक ही मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है, तो ये इक्वेशन सही नहीं होगा। देखिए, LHS अगर इस साइड को हम LHS लेते हैं तो मैग्नीशियम आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 2 है। यहाँ पर RHS की बात करें तो मैग्नीशियम आपका 1 है और ऑक्सीजन आपका 1 हो जाता है, जबकि इस साइड में 2 है, इस साइड में 1 है। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन
नहीं होगा। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे? देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे हमने 1 ले रखा है, ऑक्सीजन आपका 2 into 1 कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 1 into 2 कर देंगे। तो अगर हम ये मैग्नीशियम अगर ये 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 MgO अगर यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पर ये O भी 2 हो गए, ये O 2 हो गए और Mg भी आपका 2 हो गया। तो 2 Mg जो है आपको देखने को मिलता है, 2 MgO आपका जो है यहाँ पर मिल जाता है, जो कि RHS होगा। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आप बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। बात करेंगे, देखिए किस तरह से हमने इस चीज को किया है कि 2 यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो 2 Mg हो गया और इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हमें जो मिलता है 2 MgO मिल जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं और एक एग्जांपल की। हमने आयरन को लिया और वाटर को लिया। आयरन यहाँ पर एक ही है, Fe एक ही है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन आपके पास एक ही है। और यहाँ पर देखिए Fe3O4, Fe कितना है, Fe आपके पास 3 है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास, इस साइड में 4 है, हाइड्रोजन इस साइड में 2 है। इसी में लिखा रखा है, देखिए Fe 3 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। इस साइड में Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ये बैलेंस हो रहा है? क्या ये LHS इक्वल टू RHS बोल सकते हैं? तो ये भी नहीं बोल सकते। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे LHS RHS हमने ले लिया, तो नंबर्स यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिए। इस जगह पर हमने आयरन में क्या किया, 3 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो H2O अपना रहा, इस जगह पर जब आएंगे तो Fe3 यहाँ पर LHS में Fe3 है, यहाँ पर भी Fe3 है, इक्वल है। उसके बाद जो ऑक्सीजन 4 था यहाँ पर, तो इस जगह पे क्या ऑक्सीजन यहाँ तो एक ही है, तो ये बैलेंस यहाँ पर भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि हमने क्या किया, 3Fe किया और 4H2O कर दिया। तो 3 जो थे आपके पास आयरन, यहाँ पर देखिए क्या 3 आयरन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इक्वल है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। लेकिन जो है आप इस जगह पे देख सकते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से 4 लिख देंगे। तो ये आपका जो 4 into 2 था ना, ये आपका 8 हाइड्रोजन बना दे रहा था। तो इसी वजह से हम यहाँ पे 4 ऐड कर दिए, ताकि होगा क्या, यहाँ पर भी 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आयरन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो LHS इक्वल टू RHS अभी जो है आप बोल सकते हैं। इस तरह से हम इक्वेशन को जो है बैलेंस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेटिव इक्वेशन क्या होता है। देखिए इंफॉर्मेटिव इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ फिजिकल स्टेट यूजिंग ए सिंबल का इस्तेमाल करके किसी भी मैटर का जो है फिजिकल स्टेट को बताया जाता है। जैसे कि सॉलिड है तो इसको हम S में डिनोट करते हैं, आपके पास लिक्विड है तो इसको L में डिनोट करते हैं, अगर गैस है तो G में डिनोट करते हैं, और ये एरो मार्क्स बताता है कि गैस जो है वो ऊपर उठ जाती है। वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन अगर है तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, AQ लिखते हैं। अगर ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे की ओर जो है रुक जाता है, तो उसको हम नीचे एरो मार्क्स देकर प्रेसिपिटेट को लिख सकते हैं। रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर को हमें बताना हो, प्रेशर बताना हो, या फिर कैटलिस्ट को बताना हो। कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसी सब्सटेंस जो कि उस रिएक्शन को फास्टर करा देती है, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। इन सब चीजों को अगर हमें दर्शाना हो तो इंडिकेट अबव और बिलो एरो, ऊपर की ओर या नीचे की ओर एरो देकर इस चीज को टर्म को हमें लिखना होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट करके। हीट की बात करें तो आप जो है ट्रायंगल लिखकर हीट को जो है सिंबल में बता सकते हैं। तो इसी तरह जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज को। क्या लिख रखा है देखिए, 3
FeS लिख रखा है। S मतलब आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है। 4H2O को हमने यहाँ पे L लिख रखा है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है। और Fe3O4 को हमने S लिख रखा है, यानी कि ये भी सॉलिड में है। और हाइड्रोजन को हमने ऐसे करके एरो मार्क्स दे रखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर चली गई है। इसी तरह कॉपर को हमने ले रखा है जो है G लिख रखा है, यहाँ पर भी हमने G लिख रखा है। तो हमें जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल रहा है वो L है, यानी कि ये जो CH3OH है आपका, ये एक लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। CO2 जो है आपका एक्वस में हमने ले रखा है। यहाँ पे 12H2O को हमने लिक्विड में ले रखा है और C6H12O6 इसको हमने एक्वस में ग्लूकोज को ले रखा है। ऑक्सीजन को भी एक्वस और 6H2O को भी हमने लिक्विड स्टेट में ले रखा है। तो इस तरह से आप कोई भी सब्सटेंस का जो स्टेट है उसको हम दर्शा सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, और इस चीज को करना अनिवार्य है, जरूरी है। किसी भी इक्वेशन को जो है बैलेंस करने के बाद उसमें उसके स्टेट को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिएक्शंस की, तो कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे आप क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको 4 रिएक्शन जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और आपको कुछ और एडिशनल रिएक्शन पढ़ने हैं, छोटे छोटे रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सब चीजें भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है हम किसको बोलते हैं? ए रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactants combine to form a single product is called a chemical reaction। यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर मिलकर कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, सॉलिड स्टेट में है, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को मिलाया जो गैसियस स्टेट में है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन जहां पर ये एक रिएक्टेंट और ये एक रिएक्टेंट मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना है, इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन होकर क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिल जाता है। इसी तरह और एक एग्जांपल की बात करें तो हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले रखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होगा? देखिए हाइड्रोजन हमने ले लिया, गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन को ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, एरो मार्क्स बता रहा है कि ये रिएक्शन है, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है? H2O मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ये इधर 2 लिख रखा है, इधर 2 लिख रखा है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। और बैलेंस कैसे होता है ये चीज आपने पढ़ रखी है, और इस चीज को मैं आपको और भी एक लेक्चर आएगा जहां पर बैलेंसिंग द इक्वेशन और अच्छे से समझाने वाला हूं। डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये आपको मिल जाता है क्या? एक प्रोडक्ट मिल जाता है ये आपको। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे और एक एग्जांपल की, जैसे कि स्लेक्ट लाइन को हम बना रहे हैं कि हमने क्विक लाइन को ले लिया, CaO को ले लिया हमने, वाटर को हमने ऐड किया, तो आपका CaOH2 जो है वो मिल जाता है एक्वस स्टेट में। तो ये स्लेक्ट लाइन हम इसी को कहते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आगे बात करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन हम उस चीज को कह रहे हैं जहां पर एक रिएक्शन हो रही है which single reactant breakdown to form 2 or more product। यानी कि एक ही ऐसा सब्सटेंस था और वो 2 टूटकर अलग अलग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। 3 types of decomposition reaction are there: thermal decomposition, electrical decomposition and your photolytic decomposition।
तीन टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला आपको बताया क्या, थर्मल यानी कि हीट की मदद से, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि जो है इलेक्ट्रिक की मदद से, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन है क्या। हमने देखिए रिएक्शन में हमने बात करी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में अगर हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। हमने आयरन ले लिया, फेरस सल्फेट FeSO4 को लिया, उसको जब हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। पहला सब्सटेंस बन जाता है क्या, फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सब्सटेंस बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा ये बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं। तो एक ही सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट होने को ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। और ये हीट की मदद से हुआ तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने लाइमस्टोन को ले लिया। लाइमस्टोन का फॉर्मूला है क्या, CaCO3। इसको हमने हीट दिया तो ये CaO यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, 2 प्रोडक्ट मिल गए। तो ये भी एक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि हीट की मदद से इसकी ब्रेकडाउन हुई है। और एक एग्जांपल लेते हैं PbNO3 यानी कि लीड नाइट्रेट की बात हो रही है, उसको अगर आप हीट देंगे तो ये 2PbO बना लेता है लीड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है NO2, और आपका ऑक्सीजन बना लेता है। प्रोडक्ट कितने मिले आपको, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, टोटल 3 प्रोडक्ट मिले। तो इसी वजह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा और हीट की मदद से हुआ, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको बोलेंगे। आगे बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है। देखिए फोटोलाइटिक में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मदद से अगर ब्रेकडाउन हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है। देखिए हमने AgCl को लिया, सिल्वर क्लोराइड, आप इसको सनलाइट में रख देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस, 2 प्रोडक्ट आपको मिल गए। तो ये एक कैसा रिएक्शन कहलाएगा, फोटोलाइटिक, क्योंकि फोटो लाइट की मदद से ही इसका ब्रेकडाउन हुआ है। इसी तरह आप अगर AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख देते हैं तो Ag और Br जो है डिवाइड हो जाता है, 2 सब्सटेंस बन जाते हैं। Ag आपका सिल्वर है और Br आपका ब्रोमाइड है। सनलाइट की वजह से AgBr की ब्रेकडाउन हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे कि हमने वाटर को लिया और वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। आगे बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखिए रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि अगर कोई लेस रिएक्टिव है तो क्या करता है, वो रह जाता है, और जो मोर रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर जाता है। तो जो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, आयरन को लिया और यहाँ पर हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट को लिया। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन क्या करेगा, आयरन आपका जुड़ जाएगा SO4 के साथ और कॉपर को कर देगा अलग। तो कॉपर यहाँ पे रिएक्शन में देखिए FeSO4 बन गया, Fe जुड़ गया किसके साथ, SO4 के साथ, और ये जो कॉपर है वो अलग रह गई। क्यों, क्योंकि जो आपका SO4 था आयरन के साथ वो ज्यादा रिएक्टिव था, अपना बॉन्ड बना रहा था। तो पुराना बॉन्ड जो था ये ब्रेक डाउन हो गया और ये कॉपर जो है इसको अकेला कर दिया गया और यहाँ पर एक जो है नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ बोला जाए तो क्या बोलेंगे, Cu का, कॉपर का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है
क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसको हमने जो है अलग रख दिया गया। इसी तरह से अगर आप जिंक को लेंगे और कॉपर सल्फेट को CuSO4 को लेंगे तो Cu में जो है Cu है वो अलग रह जाएगा और SO4 जो है वो Zn के साथ रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि Zn SO4 के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, उनका बॉन्ड ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया और CuSO4 जो है वो अलग होके रह गई। तो इस चीज का डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि Pb को लीड को हमने ले लिया और CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो होगा क्या, Pb जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट कर गया और Cu को बाहर छोड़ दिया, तो PbCl2 लीड क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है और कॉपर बाहर रह जाता है। तो कॉपर का यहाँ पे जो है बाहर निकाल दिया गया कॉपर को उस रिएक्शन से। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोल रहे हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि इन व्हिच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटॉम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि दो डिफरेंट एटॉम अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि आपके पास Na2SO4 प्रेजेंट है और आपने इसको रिएक्ट करवाया BaCl2 के साथ, तो होगा क्या, ये जो Na है Na कंबाइन हो जाएगा Cl2 के साथ, Na हो गया Cl2 के साथ और SO4 ये जो है Ba के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से SO4 की डिस्प्लेसमेंट हुई और यहाँ से Cl2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये लोग मिलकर अलग अलग बॉन्ड बना लेंगे। जैसे BaSO4 बन गया आपका, ये आपके पास Ba था और ये SO4 के साथ जुड़ गया, BaSO4 बन गया। यहाँ पे NaCl बन गया, ये Na जो था ये Cl के साथ जाके जुड़ गया। तो ओल्ड बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुई और नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस को जहां पर दो अलग अलग एटॉम जो हैं अलग अलग लोगों के साथ जो है बाइंड हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए और एक प्रोसेस हम जानेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उस सब्सटेंस के ऊपर एंड टू फॉर्म ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा और याद रखिएगा आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, और एट द सेम टाइम अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कंपलसरी ये है कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा होगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, कॉपर हमने ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहाँ पर हुआ क्या, हीट देने के बाद ये CuO कॉपर की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। और देखिए रिडक्शन इसको कब बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी रिडक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन यहाँ पर हमेशा बात हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जो है अलग हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए CuSO लिया, CuO हमने लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन को ऐड किया, तो होगा क्या, यहाँ पर Cu अलग रह गया और H2O जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन का जो है रिमूवल, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और जब भी रिडक्शन हो रही है तो आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। आगे बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन हम उस चीज को कहते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन कंबाइनली हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। तो जितनी भी रिएक्शन है सबके सब रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। और देखिए एग्जांपल की ओर ले लेते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने ले लिया, CuO और H2 को हमने जब रिएक्ट करवाया Cu और H2O मिला, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया है, इस जगह पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हुई है तो ऑक्सीडेशन हुई, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ऊपर की ओर से, यहाँ पर रिमूवल, तो इस जगह से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो ये रिडक्शन कहलाएगा, और इस जगह पर क्या हुई, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं या फिर रिडक्शन रिएक्शन होते हैं सबके सब आपके रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रही होती है, तो उस सी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। और देखिए और एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमने Fe3O4 ले रखा है, H2 ले रखा है और 3Fe और 4H2 ले रखा है। यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाता है, यहाँ आते आते रिमूव हो गया तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुई, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस हुई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन इस जगह पे है और ये जो है इस जगह पर ऑक्सीजन के साथ उसका एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो इसी वजह से हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, और ये दोनों के दोनों एक एक एग्जांपल होंगे किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। चलिए आगे बात करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन वो चीज है जहां पर कोई भी रिएक्शन के बाद नीचे अगर व्हाइट कलर की सब्सटेंस रह जाती है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और किसी भी रिएक्शन में अगर इसकी फॉर्मेशन हो रही है तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगा। देखिए द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी कि पानी में मिक्स ना होने वाली कोई सब्सटेंस अगर बन रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए जैसे कि Na2SO4 लिया आपने और BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो BaSO4 और NaCl बन जाता है, और ये सॉलिड स्टेट में और ये एक्वस स्टेट में रह जाता है। तो यहाँ पर NaCl की जो है सॉल्यूशन मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो मिक्स नहीं हो पाई वाटर के साथ। आगे बात करते हैं और एक टाइप के रिएक्शन की जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इस दो चीज को आपको याद में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सोथर्मिक हम किसको बोलते हैं, जहां पर इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी अगर हो रही है, हीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने कोई रिएक्शन करवाया जहां से हीट बाहर निकल रही है हीट, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है, आपने क्या करा, नेचुरल गैस मीथेन को लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी आपको, वाटर मिलेगा, और एनर्जी हीट के माध्यम में जहां पर वो रिएक्शन हो रही है वो वहां पे इवोल्यूशन होगा हीट का। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट में आप जब बन रहे हैं, जब कंपोस्ट बना रहे हैं आप खेती में डालने के लिए जो है मेन्योर बना रहे हैं, तो उस टाइम में भी आपका एक्सोथर्मिक वहां पर बनता है। उस मिट्टी के अंदर से आप वेजिटेबल्स वगैरह जब डालते हैं 7-8 दिन 15 दिन 20 दिन, तो वहां पर से हीट निकल रही होती है, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन वहां पर एक हीट निकल रही है तो उसकी वजह से उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक में इवोल्यूशन ऑफ हीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर देते हैं कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। देखिए जैसे कि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आप एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो जो सेल के पास जा रही है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वहां से हमारी बॉडी से हीट जो है वो निकल रहा है, तो रेस्पिरेशन एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है।
और क्या है देखिए, द फूड दैट वी इनटेक इट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलियर सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो डाइजेशन जब हो रही है तो उस टाइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, इन सब का जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में, और अल्टीमेटली वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, और उसी ग्लूकोज को हम इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। और जो ग्लूकोज है आपका कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, जहां पर द सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड्स अस एनर्जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। यहाँ पर बात हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की। जितनी भी आपने ऑक्सीजन इनटेक करी वो सेल के पास गया, सेल ने उसको यूज किया और उससे एनर्जी दी, और जो उसको जब यूज कर रहा है तो उस टाइम में यहाँ से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो उसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इक्वेशन में लिख रखा है हमने, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिला और एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का उल्टा ही हो जाता है, जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है, यानी कि हीट की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज को करने के लिए। जैसे कि आपने फेरस सल्फेट को जब हीट दिया तो हुआ क्या, ये एक रिएक्शन हुई जहां पर फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हुई, तो जहां पर हीट की जरूरत पड़ती है उस रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट निकल रहा है और एंडोथर्मिक में हीट को देना पड़ रहा है। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे कि लाइमस्टोन को आप हीट देंगे तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है किसका, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है और एक टर्म दे रखा है क्या, रेंसिडिटी को समझते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of oil and fat present in the food material resulting in the change of smell, taste, then is called the rancidity। यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको आप लॉन्ग टर्म तक बाहर रख देंगे तो बाहर में जो ऑक्सीजन होगी उसका एडिशन हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और ये ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस होती है जहां पर ऑयल और फैट वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं उनमें चेंजेस आ जाती है, वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है उसका स्मेल जो है, जो टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। उस चीज को हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। यानी कि खाना जो खट्टा हो जाता है उसको हम बोल रहे हैं क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खाने को, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन द एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर ऐसे बॉक्स में आप टाइट करके क्लोज करके रखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा और आपका खाना जो है वो लॉन्ग टाइम तक सही रहेगा। आगे बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुक फूड को लो टेम्परेचर में रखेंगे तो ऑक्सीजन, बैक्टीरिया वगैरह उसको एंटर नहीं करने देगा, तो आपका खाना लॉन्ग टाइम तक फ्रिज में रह सकता है। और क्या करेंगे, पैकेजिंग ऑफ फूड कर सकते हैं, लाइक पोटैटो चिप्स जो आते हैं आपके, ठीक है, पैक्स आपके अचार कंटेनर आते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उस एयर की वजह से अगर आप पहुंचता है तो चिप्स आपका खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन में एयर है, तो इसी वजह से पर्टिकुलरली नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है आपके चिप्स वगैरह पैकेट में, ताकि नाइट्रोजन गैस जो है खाने को ठंडा भी रखता है और जो है रिएक्ट भी नहीं करता उसमें प्रेजेंट जो है ऑयल और फैट पार्टिकल्स के साथ। तो इसी वजह से खाना आपका लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। चिप्स पैकेट वगैरह जो है 6-6 महीने तक चल सकते हैं। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। वही चीज है, आप कंटेनर वगैरह इस्तेमाल करिए, बॉक्स इस्तेमाल करिए और खाने को एयर कांटेक्ट में आने से रोकिए, तब जाके आपका खाना रेंसिडिटी से सेव हो सकता है, खट्टा होने से बच सकता है। या फिर आप एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। अगर लॉन्ग टर्म को उसके लिए इस्तेमाल करना है तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल दे रखा है BHA, इसको एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह
बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इसका इस्तेमाल करते हैं फूड इंडस्ट्री में ताकि खाने को लॉन्ग टर्म तक जो है रखा जा सके। उसके बाद है और एक टर्म आप जानेंगे, दैट इज योर कोरेजन। कोरेजन क्या है? देखिए कि जब एक ऐसा फिनोमिना जहां पर जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरेजन। यानी कि जो एयर में आपके पास जो वाटर होगी, एयर होगी, ऑक्सीजन है, आपके पास जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और या फिर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सब का रिएक्शन अगर हो जाता है मेटल के साथ और वो मेटल को अगर खा जाती है, मेटल को अगर वीक कर देती है, रस्ट बन जाती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या? कोरेजन बोलते हैं। तो रस्टिंग भी आपका पर्टिकुलरली आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रस्टिंग आपका कोरेजन के अंडर ही आएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल है, देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर कोरेजन आपको देखने को मिल जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द कोरेजन। कोरेजन की वजह से ही रस्टिंग ऑफ आयरन जो है देखने को मिलता है। एंड आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए बाय अप्लाइंग पेंट। अगर आप आयरन में पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पेंट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो आपको बचाया जा सकता है उस रस्टिंग ऑफ आयरन से। रस्टिंग और कोरेजन जो है कैन बी प्रिवेंटेड। इसी प्रोसेस से पेंट मदद करेगा उसको रस्टिंग होने से बचाने के लिए। या फिर पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। तो इसी वजह से आयरन आपका प्रिवेंट हो सकता है रस्टिंग होने से, क्योंकि जो पेंट है वो एंटर नहीं करने देता ऑक्सीजन को और आपके मॉइस्चर को। इसी वजह से आप कोरेजन से अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। यहाँ पे आपके पास कुछ एक्टिविटीज है जो आपको यहाँ पर जो है देखने हैं। इस चीज को आपको समझना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्टिविटी 1 है ये आपके पास, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उसके बाद है आपके पास एक्टिविटी 1.2, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4b, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11a, 1.11b। एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप कि इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। जो सारे एक्टिविटीज आपको दे रखे हैं 11 एक्टिविटीज, वो आपको करने हैं और उस चीज को जो है बैलेंसिंग में रखना है। और आपको ये समझना है एक्वस में डालना है, उसको गैस स्टेट में डालना है, लिक्विड स्टेट में रखना है, और किस तरह से इक्वेशन बन रही है वो चीज को आपको ट्राई करना है। और इसका एक अलग से लेक्चर वीडियो आएगा जो कि आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। कि आपने बहुत ही ज्यादा लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको काफी मजा आया होगा। हमारे साथ बने रहिए लॉन्ग टर्म तक, आपको इस तरह का नॉलेज और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।